हेलो डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे होंगे, क्योंकि 12 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश से पीसीएस का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए आप पूरी तैयारी में लगे होंगे। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं अंजनी कुमार शुक्ला, आशीर्वाद आईएएस के चैनल पर आप सभी कॉम्पिटिटर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहता हूं और वो टॉपिक आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। टॉपिक है प्राचीन भारत में नारी सम्मान और आज की चुनौतियां। इस टॉपिक के अंतर्गत जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम लोग मेन किन बातों पे डिस्कस करेंगे, प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक यानी आज तक नारी का समय समय पर क्या उनकी स्थिति रही है और किस तरीके से उनकी स्थिति में कभी उनको अच्छा दर्जा मिला तो कभी उनके दर्जे में गिरावट आई। आखिर ऐसा क्या कारण रहे, किन किन बातों को लेकर के समाज में कभी उनका उत्थान हुआ तो कभी उनको लेकर के काफ़ी चिंताएं उत्पन्न की गईं। तो चलिए उन सभी बातों का विश्लेषण प्राचीन काल से लेकर के और आधुनिक काल तक में हम करने जा रहे हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि आप जानते हैं इतिहास की शुरुआत इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मुख्य रूप से मानी जाती है, क्योंकि वहीं से हमें रिटन में कुछ साक्ष्य मिलते हैं। हालांकि जेम्स प्रिंसप ने दावा किया है कि उन्हें पढ़ा जा चुका है, लेकिन ऐसा अभी स्पष्ट तौर पे पूरी तरीके से यहाँ पे तथ्य साबित नहीं है कि उन्होंने पूरी तरीके से इसको पढ़ा है। हालांकि पढ़ा जरूर है, लेकिन वही बात है ना कि जब सर्वसम्मति उस बात पे आ जाएगी, नहीं हाँ भाई इन्होंने पढ़ा है और जो उन्होंने पढ़ा वो पूरी तरीके से सही है, तो वैसे सिचुएशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन में बताई गई सारी बातों को हम सत्य मान लेंगे। अदरवाइज सिर्फ हम उनको यहीं तक रखेंगे कि वो महज क्या है, एक कल्पना मात्र है और जो साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के आधार पर की गई एक कल्पना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी, तो हमने एक आपको दिखाया ये स्थिति और दूसरी ये स्थिति, और फिर यहाँ पे हम बात करते हैं प्राचीन भारत के दौरान महिलाओं की आखिर क्या स्थिति थी, उसको लेकर के हम यहाँ पे बात करेंगे आपके साथ। तो यहाँ आप जानते हैं प्राचीन भारत के दौरान जब बात करें तो सिंधु घाटी की सभ्यता 3300 से 1300 ईसा पूर्व, 3300 से 1300 ईसा पूर्व के दौरान का जो समय माना जाता है वो सिंधु घाटी की सभ्यता का 3 चरणों में डिवाइडेशन करते हुए वो समय निर्धारित किया गया है। ये इनका शुरुआती चरण था और ये इनका अंतिम चरण था। तो यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत समाज जो था वो मात्र सत्तात्मक समाज था, और मात्र सत्तात्मक समाज में महिला को बहुत ही ज़्यादा सम्मान दिया गया था। अर्थात जैसे आप जानते हैं मैट्रिऑर्कल सोसाइटी, मैट्रिऑर्कल सोसाइटी की जब बात करते हैं जिसमें महिलाओं को ही सर्वोच्च रखा जाता है। आजकल जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक की ओर है, और उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान अगर हम बात करते हैं तो हमारा समाज क्या था, पूरी तरीके से मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में वो जाना जाता था। तो यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, मैट्रिऑर्कल, मैट्रिऑर्कल, मात्र सत्तात्मक समाज के रूप में देखा जाता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो कि एक पूर्ण विकसित सभ्यता के रूप में जानी जाती है, जैसे जैसे इस सभ्यता का पतन हुआ वैसे वैसे फिर वही छोटे छोटे ग्रामीण संस्कृतियों का उद्भव हुआ, और शुरुआत में कबीलाई संस्कृति आई, फिर कबीले मिलकर के वहाँ पे समूह बनते हैं और समूह के रूप में फिर गांव का निर्माण होता है, और जब ग्राम का निर्माण होता है तो वैसे सिचुएशन में एक संस्कृति आती है जिसको कहते हैं वैदिक काल। वैदिक कालीन संस्कृति जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक ऋग वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल, और इसका कुल समय जो माना जाता है 1500 से 600 ईसा पूर्व, ये इसका समय माना जाता है। और इस आधार पे जब हम बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वैदिक काल के दौरान महिलाओं की क्या स्थिति थी। वैदिक काल के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। क्यों अच्छी थी?
जिनको हम इन पॉइंट्स के आधार पर जानेंगे। महिलाओं को उस समय उच्च दर्जा प्राप्त था। उच्च दर्जा अर्थात ऋग्वैदिक काल माना जाता है 1500 से 1000 BC, और इसमें महिलाओं का दर्जा जो था वो पुरुषों के लगभग बराबर था। क्यों? क्योंकि महिलाएं जो होती थीं वो पूरी तरीके से वहाँ पर पुरोहित का भी काम करती थीं। महिलाएं अपना वर चुनने का अधिकार रखती थीं। महिलाएं पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो वहाँ पर यज्ञीय कर्मकांड में हिस्सा लेती थीं और पुरुष के बराबर ही उनको दर्जा मिला हुआ था, यानी बड़ी सम्माननीय स्थिति महिलाओं की वहाँ पर थी। उनको शिक्षा का पूर्ण अधिकार था। महिलाएं शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं और इनमें आपने देखा कि गार्गी, मैत्रेयी, विदुषी, अपाला, घोषा, इस तरीके की तमाम ऐसी महिलाएं हुई जो काफ़ी विद्वान मानी जाती थीं। और गार्गी और याज्ञवल्क्य इन दोनों का संवाद जो हुआ वो बृहदारण्यक उपनिषद में भी दर्शाया गया है। यहीं पे आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए उपनिषदों की संख्या कितनी है तो 108 संख्या है उपनिषदों की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे यहीं पे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर जो उपनिषद हैं उनमें सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया, तो आप वहाँ पे ध्यान रखिएगा मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। तो आप ये ध्यान रखिए धार्मिक अनुष्ठानों में भी भागीदारी, अर्थात पत्नियां वो अर्धांगिनी के रूप में धार्मिक जितने भी अनुष्ठान होते थे उन धार्मिक अनुष्ठानों में वो हिस्सा लेती थी। ठीक है, तो पत्नियां धार्मिक अनुष्ठानों में अपने पतियों के साथ भाग लेती थी। कोई भी सनातन संस्कृति के अनुसार अगर बात करें तो कोई भी यज्ञीय कर्मकांड बिना पत्नी के संपन्न नहीं होता था। यहाँ स्वयंवर में उन्हें अपना वर चुनने का पूरा अधिकार होता था। अब जब उन्हें अपना वर चुनने का पूरा अधिकार होता था यानी उन्हें अपना पति चुनने की स्वतंत्रता थी और इसी प्रथा को कहा जाता था क्या? स्वयंवर। आपने देखा आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में अगर बात करें तो सीता मैया ने श्री राम जी को स्वयंवर के दौरान ही उनको अपने पति के रूप में पाया। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं स्वयंवर प्रथा की यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में जाना जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर वैदिक काल आता है। अब जैसे जैसे यहाँ पर हम आगे बढ़ते जाएंगे स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। उत्तर वैदिक काल के बाद के काल की भी अगर बात करें तो यहाँ पर क्या महिलाओं की दर्जे में क्या हुई? महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो समाज जो था वो धीरे धीरे मात्र सत्तात्मक से पैट्रियॉर्कल की ओर जाने लगा, यानी मैट्रियॉर्कल से पैट्रियॉर्कल की ओर जाने लगा, अर्थात पितृसत्तात्मक होने लगा, यानी पिता ही परिवार का मुखिया माना जाने लगा। मात्र सत्तात्मक का मतलब माता ही परिवार की मुखिया मानी जाती थी। तो ये स्थिति यहाँ पे आ गई। संस्कार पर प्रतिबंध आ गए। कई ऐसे संस्कार हुए जिन संस्कारों पर महिलाओं को लेकर के प्रतिबंध लगा दिए गए, जैसे उपनयन संस्कार जो शिक्षा की शुरुआत का प्रतीक था, लड़कियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो यहाँ पर उपनयन संस्कार के पश्चात ही शिक्षा ग्रहण करने की प्रथा शुरू की गई और इसमें क्या किया गया? इसमें पूरी तरीके से लड़कियों पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया कि भाई आप उपनयन संस्कार अब आपका नहीं किया जाएगा। आपका कार्य क्या है? घर गृहस्थी के कार्यों में अपने आप को पूरी तरीके से वहां पर शामिल करिए, जिससे आप क्या हो, आप पूर्ण निपुण बन सकें गृहस्थ के कार्यों में। यहाँ आगे अगर हम बात करते हैं तो मध्यकालीन भारत आता है। जैसे जैसे हमारे देश में इतिहास, प्राचीन इतिहास के दौरान जैसे जैसे समय काल बढ़ता चला जाता है, महिलाओं की स्थिति में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। हाँ, बीच में सातवाहन काल, दक्षिण भारत के इतिहास में सातवाहन काल में मात्र सत्तात्मक समाज की बात मिली हुई है, उसका वर्णन किया गया है। इसीलिए आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्राचीन भारत के इतिहास में अगर बात की जाए तो कौन से दो ऐसी व्यवस्थाएं थी जिसके अंतर्गत मात्र सत्तात्मक समाज का वर्णन आता है? तो एक सिंधु घाटी सभ्यता और दूसरा आप ध्यान रखिएगा सातवाहन वंश। यहां मध्यकालीन भारत हुआ यूं कि जब 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का भारत की ओर आगमन होता है तो वो एक मार्ग तय कर देता है, जो मार्ग
फिर वहाँ पर महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी और इस तरीके के जितने भी आक्रांता भारत की ओर आए, वो उसी मार्ग से होते हुए, हिंदू कुश पर्वत से होते हुए, फिर वो वहीं उसी मार्ग से भारत की ओर आना शुरू कर दिए और सिंधु नदी के किनारे किनारे आकर के भारत में एंट्री करते हैं। जब उनका आगमन हुआ तो उनके आगमन से यहाँ पर क्या हुआ, महिलाओं की स्थिति में गिरावट बहुत ज़्यादा आने लगी। क्यों? क्योंकि वो आए तो उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था एक धार्मिक प्रचार को बढ़ावा देना। उनका उद्देश्य था मौजूदा समाज में संकर प्रजाति की नई प्रजातियों को जन्म देना, और इस कारणवश उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को टारगेट किया, और जिसके आधार पर हमने अपने यहाँ महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या किया, महिलाओं की स्थिति को पूरी तरीके से अब गोपनीयता के दायरे में लाना शुरू कर दिया। अर्थात कई प्रकार की वहाँ पर हमने ऐसी प्रथाएं शुरू की जो प्रथाएं हमारे यहाँ प्रचलित नहीं थी। महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता थी, लेकिन अब विदेशी आक्रांताओं के कारण हमें अपने घर की जो महिलाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरीके से उनको हमने क्या किया, एक प्रोटेक्शन कवर के अंतर्गत उनको शामिल किया। और खासकर ये हमने क्यों किया, विदेशी आक्रमण और विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव उन पर ना पड़ने पाए, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने इस तरीके की व्यवस्था की। यहाँ पे अगर देखें, इसके अंतर्गत हमने पर्दा प्रथा की शुरुआत की। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में महिलाएं पर्दा प्रथा को लेकर के वहाँ पर ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं था कि आप पर्दा कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप अपने जीवन को जिए। लेकिन जैसे जैसे विदेशी आक्रांता है, हमारे यहाँ पर्दा प्रथा शुरू हुई, और यह महिलाओं के सार्वजनिक जीवन से दूर रखने के लिए थी, और ये प्रथा धीरे धीरे करके क्या हो गई, आम हो गई। वहीं आगे अगर बात करते हैं, कुप्रथाओं का प्रचलन, तमाम ऐसी कुप्रथाएं आ गईं जिनके कारण वहाँ पर माता पिता ने क्या सोचा कि कम उम्र में ही बच्ची की शादी कर दो, यानी बाल विवाह का प्रचलन हो गया। अगर लड़की होती है तो वैसी सिचुएशन में भ्रूण हत्या को बढ़ावा दिया गया। यहाँ पे अगर देखें, सती प्रथा जैसी स्थिति आ गई, तो सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह जैसी कुप्रथाएं समाज में अधिक प्रचलित हो गई। शिक्षा सीमित रखी गई। अब जब शिक्षा सीमित रखी जाएगी तो उसका नतीजा क्या होगा, महिलाओं के लिए जब शिक्षा के अवसर ही सीमित होंगे तो उन्हें घर की चार दीवारी तक सीमित कर दिया जाएगा। उनके लिए आगे बढ़ने के अवसर क्या होंगे, पूरी तरीके से रोक दिए जाएंगे, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या का कारण बनता चला जाता है। फिर धीरे धीरे भक्ति और सूफी आंदोलन आए, और भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ अपवाद थे। जैसे भक्ति और सूफी आंदोलनों में बात करें, महिलाओं ने धार्मिक और सामाजिक बाधाओं को चुनौती दी। महिलाओं ने धार्मिक और सामाजिक बाधाओं को चुनौती दी। आपने इसमें मीराबाई का नाम सुना होगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर भक्ति और सूफी आंदोलन के दौरान महिलाओं ने पूरी तरीके से एक चुनौती दी समाज को, और ये समाज के लिए एक अपवाद स्वरूप स्थिति उत्पन्न हुई। आधुनिक भारत की जब बात की जाए तो आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल, आप जानते हैं महिलाओं को कभी भारतीयों से कोई समस्या नहीं रही। क्यों? क्योंकि भारतीयों के द्वारा उनको बराबरी का दर्जा दिया गया। लेकिन जैसे ही आक्रांता आते हैं, चाहे वो ब्रिटिश के हों, ब्रिटेन के हों, चाहे वो यहाँ अफगानी एरिया के हों, मुगल काल के हों, कहीं से भी आए हों, ठीक है, चाहे वो मध्यकालीन आक्रांता हों, उन्हीं के आगमन पर हमारे यहाँ स्त्रियों की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई। समाज सुधार आंदोलन ब्रिटिश काल के दौरान अगर बात करें तो हमारे यहाँ के कई समाज सुधारक जैसे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधारक के अनुसार काम किया और महिलाओं के अधिकारों के लिए आंदोलन किए। जो महिलाओं के अधिकार हैं, जैसे राजा राम मोहन राय, आप जानते हैं, सती प्रथा का अंत करने के लिए जाने जाते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें तो बात आ जाती है यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, इन्होंने विधवा विवाह को भी प्रोत्साहित किया कि पूरी तरीके से विधवाओं का जीवन जो नर्क के समान हो गया था, वो जीवन उनमें सुधार आ सके और पूरी तरीके से वो अपने जीवन को अच्छा बनाते हुए वो भी एक सामान्य मानवीय की तरह जीवन को जी सकें। कानूनी सुधार की बात की जाए
कानूनी सुधार के अंतर्गत कई ऐसे कानून बनाए गए जिसके द्वारा इस तरह की कुप्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप सती प्रथा का उन्मूलन 1829 और वहीं विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 जैसे कानून ये आए, जिसके द्वारा महिलाओं की स्थिति में पूरी तरीके से सुधार लाने का प्रयास किया गया। सीमित सुधार के अंतर्गत जब बात करें तो आप ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत ज्यादातर शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहे और ग्रामीण समाज में बदलाव जो था वो बहुत धीमा रहा। क्यों? क्योंकि जागरूकता की कमी, और जब जागरूकता की कमी होगी तो इस तरीके की समस्याएं वहां पर आएंगी। वहीं राष्ट्रवादी आंदोलन में भागीदारी, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके राष्ट्रवादी आंदोलनों में हिस्सा लिया और जिससे उनके सार्वजनिक जीवन में भी एक नई पहचान बनी। आप जानते हैं भारत के संविधान के निर्माण में जो संविधान सभा बनी, उस संविधान सभा में 15 महिलाओं का योगदान था। तो ये धीरे धीरे करके अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपनी शक्ति को दोबारा समझा और वो उनमें पुनर्जागरण की एक नई स्थिति, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और उस संचार के आधार पर पूरी तरीके से ये वो समाज और राष्ट्र के निर्माण में कहीं ना कहीं अपनी अहम भूमिका को निभाने की ओर आगे बढ़ने लगती हैं। संवैधानिक प्रावधान भी इस क्षेत्र में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा किए गए। संविधान में लैंगिक समानता को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया, फंडामेंटल राइट के रूप में यहाँ पे क्या किया गया, स्थापित किया गया। जैसे आप जानते हैं अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 14 जो आप जानते हैं समानता के अधिकार की बात करता है, वहीं अनुच्छेद 15 वो पूरी तरीके से धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध करता है और इस तरीके से यहाँ पर संवैधानिक तौर पर महिलाओं को समानता का अधिकार देने की बात की गई और इसके आधार पर उनकी स्थिति में सुधार किया गया। सकारात्मक भेदभाव, राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव करने की शक्ति दी गई। जैसे आरक्षण, अगर किसी राज्य में महिलाओं की स्थिति काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई है तो यहाँ पर एस्पिरेंट्स ये ध्यान दिया गया कि उनके लिए क्या किया जाए, कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं, कुछ विशेष कानून बनाए जाएं, पर्टिकुलर स्टेट में कोई विशेष योजनाएं चलाई जाएं, उनके लिए नए नए स्किल सेंटर्स डेवलप किए जाएं जिसके आधार पर महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। ये यहाँ पर बात रखी गई। कानूनी पहल के अंतर्गत दहेज प्रथा अधिनियम जो था, घरेलू हिंसा अधिनियम और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था, डाउरी एक्ट और यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित एक्ट, ये क्रिएट किए गए और इसके आधार पर महिलाओं की स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया गया। और उन सब में भी एक बात निकल करके आती है कि अगर हम शिक्षा को बढ़ावा दें तो शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कहीं ना कहीं किसी भी समाज में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन लाने में सक्षम होता है। और उसके अंतर्गत शिक्षा और रोजगार, ये दो चीज़ें जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत बात करें, महिला साक्षरता दर में वृद्धि हुई और महिलाएं शिक्षा और रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ना प्रारंभ कर दी। राजनैतिक भागीदारी की बात करें तो जो हमारे यहाँ 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन 73 एंड 74th नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंतर्गत 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की राजनीतिक भागीदारी तय की गई और यह आरक्षण कितने परसेंट, 33% रिजर्वेशन की बात यहां पर की गई। वहीं अगर हम आगे बात करें तो आप ये ध्यान रखिएगा, जहां ये सारी चीजें हैं वहीं चुनौतियां भी हैं, वहीं पर चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? आज भी महिलाओं को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी, लैंगिक असमानता। जेंडर इनइक्वालिटी के अंतर्गत अगर बात करें, वेतन में असमानता आ जाती है, कहीं आर्थिक भागीदारी में कमी आ जाती है। कुछ वर्क ऐसे हैं जिनको लोगों ने डिसाइड कर रखा है ये केवल पुरुष ही कर सकते हैं, महिलाएं नहीं कर सकती हैं, जिनको महिलाएं अब धीरे धीरे इस मिथक को तोड़ रही हैं। यहाँ
हिंसा की बात करें, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, भ्रूण हत्या और इस तरह के जैसे मुद्दे हैं जो सोसाइटी में आते रहते हैं, समाज में आते रहते हैं, एक विक्षिप्त मानसिकता को दर्शाने का कार्य करते हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चुनौती है। इसलिए महिलाओं को पूर्ण सुरक्षा देने की ओर ध्यान रखते हुए उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाना चाहिए। कम प्रतिनिधित्व हर एक क्षेत्र में अगर बात करें तो यहाँ खास तौर से राजनीतिक क्षेत्र में अगर बात की जाए तो जहाँ वैश्विक स्तर पर महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा है, वहीं अगर हम बात करें तो आज़ादी से लेकर के और अब तक आप देखिए कि हमारे देश में प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का एक नाम आता है और धीरे धीरे अब वर्तमान समय में राजनीतिक स्तर पर महिलाओं का बहुत तेजी के साथ परचम बढ़ता चला जा रहा है और ये देश की प्रगति के लिए एक बड़ा शुभ संकेत भी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम वर्तमान में उठाए गए, तो आप जानते हैं महिलाएं अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकें, स्किल को बढ़ावा दे सकें, स्किल के आधार पर आगे बढ़ सकें, इसके लिए मुद्रा योजना चलाई गई। सरकार के द्वारा स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसी योजना चलाई गई। वहीं बेटियों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत यहाँ पर सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई, लखपति दीदी जैसी योजना शुरू की गई, यहाँ नारी पोषण अभियान शुरू किया गया, समाज कल्याण विभाग का गठन किया गया और ये कहीं ना कहीं बाल विकास पुष्टाहार के द्वारा पूरी तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करता है। वहीं सरकार के द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में भी तमाम प्रकार के कार्य किए गए और जो महिलाओं की स्थिति में सुधार को दर्शाता है। और हमेशा याद रखिएगा, एक विकसित समाज तभी बनता है जिस समाज में स्त्री और पुरुष समान भागीदारी के रूप में अपना स्थान रखते हैं और जब वो पूरी तरीके से समान भागीदारी के रूप में आ जाते हैं तो समाज का निर्माण पूरी तरीके से होना प्रारंभ हो जाता है और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात होती है। मैं इसलिए आज आपके साथ इस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस टॉपिक को लेकर के हमारे प्री और मेंस दोनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं। उम्मीद करते हैं टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपके साथ मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।